चांद सा चेहरा देखने की इजाज़त दे दो, मुझे ये शाम सजाने की इजाज़त दे दो, मुझे कैद कर लो अपने इश्क में या मुझे इश्क करने की इजाज़त दे दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। 2019 जुलाई का महीना कई मायनों में, अगर चांद की बात करें तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हम 50वीं सालगिरह बनाने वाले हैं मून लैंडिंग की, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने करी थी, और चंद्रयान 2 भारत का मिशन, जो कि पहली बार भारत इस चांद पे मून लैंडिंग होगी। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं टीवी वेंकटेश्वरन, आप विज्ञान प्रसार में सीनियर साइंटिस्ट हैं। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश शिशु, जिन्होंने 2 प्रसिद्ध चांद पे पुस्तकें लिखी हैं। और हमारे साथ हैं स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और कई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो भी हैं, जो अपनी क्यूरियोसिटी है चांद से रिलेटेड वो हमारे मेहमानों से पूछेंगे। लेकिन इस चर्चा में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं चांद पे ये छोटी सी रिपोर्ट। चांद का नाम आते ही जहन में कई तरह के अक्स उभरते हैं। किसी के जहन में शायरी आती है तो किसी को दिल छूने वाले गीत। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी, अरमानों का मेला। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चांद पे मुझे देखना है। देखो बेटा, इंडिया चांद पे तो पहुंच चुका है। जब तक आप बड़े हो जाएंगे शायद आप भी जा सकोगे। भला बच्चे पीछे कैसे रहे? बच्चों को भी भाता है चांद। ये गाना हम सबने अपने बचपन में माँ से सुना होगा। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी चांद बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा विशाल उपग्रह है और चंद्रमा की धरती से औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यही नहीं, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने साल 2008 में चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक चांद पर भेजा है। चंद्रयान 1 के जरिए चांद पर पानी का पता लगाकर हमने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया था। वहीं चंद्रयान 2 के जरिए चांद के अब तक अछूते पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना है। हम
सीधा रुख करते हैं सवाल और हमारे गेस्ट से जो पूछेंगे। पहला सवाल हमारा विनीत कुमार से रहेगा। विनीत, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपनी क्यूरियोसिटी हमारे मेहमान से पूछिए। हेलो सर। मेरा नाम विनीत कुमार है और मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो हम ये जानना चाहते हैं कि चाँद पे कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं और वहाँ की रॉक कंपोजिशन कैसी है। ऐसा करते हैं, चाँद पर सवाल आप पूछ रहे हैं, उससे पहले चले मैं आपको चाँद पे ले चलता हूँ। आज का विषय भी ऐसा है, चलो चाँद पर चलें। मैं थोड़ी देर के लिए आपको चाँद पे ले चलता हूँ, फिर आपके ये सवाल का आंसर कुछ तो निकल के भी आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये सीखना है कि ये चाँद पर जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारियाँ करनी हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि चाँद आप धरती से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है। आपको 3 चीज़ें याद आएंगी। एक तो चाँद की चांदनी आप देखते हैं, मैडम ने भी फरमाया चाँद के बारे में, बहुत से कवियों ने लिखा, चाँद की चांदनी दिखाई देती है। आपको चाँद के काले धब्बे दिखाई देते हैं। और क्या दिखाई देता है आपको? हर दिन चाँद का बदलता हुआ रूप दिखाई देता है। ये चाँद के बारे में एक विशेष बात है। आप सूरज को देखते हैं और ग्रहों को देखते हैं, किसी की आपको सूरज एक सा दिखाई देता है हर दिन। तो ये 3 चीज़ें आपको चाँद के बारे में विशेष दिखाई देंगी। इनके क्या कारण हैं वो हमारी बातें निकलेंगी। अब चलने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होंगी। चाँद पर यात्रा ऐसा तो है नहीं कि आपने घर से थोड़ा सा सूटकेस उठाया और चल दिए। अब आपको सबसे पहले वहाँ की तैयारी करने के लिए सबसे देखना होगा कि आप कपड़े क्या लेकर जाएंगे। देखिए, चाँद पर एक स्पेशल सूट पर पहनकर आपको जाना पड़ेगा, जिसके लिए कि बहुत सी मुश्किलें आती हैं, वो बातचीतों में निकल के आएंगी। दूसरी तैयारी आपको करनी होगी कि जब आप चाँद पर उतरेंगे तो इतनी आसानी से नहीं उतर पाएंगे आपको यहाँ अगर आप किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ उतरते हैं तो कुछ और महसूस होता है, वहाँ पर उतरेंगे तो कुछ और महसूस होगा, कुछ ग्रेविटी के बारे में आपको जानने को पता लगेगा। जब आप उतरेंगे तो वहाँ धूल मिट्टी वहाँ की जो होगी, यहाँ की धूल मिट्टी से बहुत फ़र्क है। ऐसा क्यों है वहाँ धूल मिट्टी? मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि चाँद पर जाने से पहले आपको ये सब तैयारियाँ करनी होंगी। इसके अलावा जब आप वहाँ चलेंगे तो आप नॉर्मल चाल नहीं होगी आपकी। आपने टीवी पर देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स को चलते हुए, ऐसा लगता है जैसे वो कूद रहे हों, उछल रहे हों। ऐसा क्यों होता है? इस सब के वैज्ञानिक कारण हैं। ये वहाँ जा कर के कोई आराम से नहीं चलना चाहते या ऐसा नहीं करना चाहते, उनको ऐसा ही चलना पड़ेगा। इसके बहुत से कारण हैं। अब आप देखिए, हम आपको मून पर ले जाएंगे। इतना पास तो है नहीं, लेकिन इतना दूर भी नहीं है। आज के वैज्ञानिकों के लिए हम 2-2.5 दिन में पहुँच जाते हैं वहाँ। कहते तो ये भी हैं कि अगर आप और टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो आप 8 घंटे 10 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। वो बात की बात है। चाँद पे जाना क्यों चाह रहे हैं हम, ये विषय आपने रखा, क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हमारी पृथ्वी की रिसोर्सेज भी कम होती जा रही हैं, आप सबको मालूम है। मैं नहीं, आप नहीं, हो सकता है आपकी पीढ़ी, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को चाँद पर जाना पड़े। यहाँ रहने के लिए आपको बंदोबस्त भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं कह सकूँ तो कुछ आदमियों को वहाँ जाना ही पड़ेगा, इसलिए चाँद पर जाना ज़रूरी है। तो ये जिज्ञासा होगी आपके मन में कि चाँद के बारे में सीखें। अब आपने स्पेस सूट ले लिया, करीब 3080 लाख किलोमीटर दूर आपको जाना है। 2-2.5 घंटे में 2-2.5 दिन में आप पहुँचेंगे वहाँ। रास्ते में आपको जर्नी में कुछ डिफरेंट फीलिंग्स आएंगी, जिसको बोलते हैं ना ज़ीरो ग्रेविटी। एक्चुअली वो ज़ीरो ग्रेविटी नहीं है, फ्री फॉल। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी उसको चलने के लिए। अगर आप अगले हफ्ते जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे आपको थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ये सब आपको तैयारियां करनी हैं। अब जब आप उतरे वहाँ, तो उतरते ही आपको क्या दिखाई देगा वहाँ? चाँद पर जब आप उतरेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगी बहुत धूल मिट्टी, और वो भी डिफरेंट तरीके की यहाँ से। फिर आपको छोटे बड़े बहुत से गड्ढे दिखाई देंगे, क्रेटर्स जिनको हम बोलते हैं। फिर आपको और दिखाई देगा आसमान पूरा काला है, यहाँ हमको नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन आप चाँद पर पहुँच गए। चाँद पर पहुँचने के बाद में आपको पता लगेगा कि यहाँ तो रात ही नहीं हो रही। हमारी 12 घंटे में रात और दिन बदलते रहते हैं, 24 घंटे में 2 बार। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ एक दिन चलता है 13.5-14 घंटे तक, 13.5-14 दिन तक। अर्थ डेज की बात करें तो अर्थ डेज में 13.5-14 दिन का एक दिन होगा, उतना ही रात होगी। तो 13-14 दिन का दिन, 13-14 दिन की रात होगी। वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि कहाँ तो पानी उबलता है 100 डिग्री पर, वहाँ टेम्परेचर जाता है 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
और इतनी ठंडक मिलेगी आपको रात में या अंधेरे में या शेड में कि -150 तक जाएगा टेम्परेचर। तो स्पेस, आपने देखा होगा स्पेस सूट पहन के जाते हैं बड़े मोटे मोटे, उसका कारण ये है। जब हम आप पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हम आपको लेके जाएंगे चांद की नियर साइड पर। देखिए चांद की 2 साइड हैं, आप एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड नहीं देखते। हम ये चाहते हैं कि जब आप चांद पर पहुँचे और उतरें तो हम आपको यहाँ से मॉनिटर करते रहें कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो हम आपको चांद की नियर साइड पर लेकर जाएंगे। आप फार साइड में भी जा सकते हैं, लेकिन नियर साइड में लेकर जाएंगे और यहाँ से हम आपको देखेंगे कि आपका सब ठीक चल रहा है, आराम से है कि नहीं है। इसके बाद आपको वहाँ पर मिनरलोजी का सवाल पूछा। अब मैं उस सवाल पर आता हूँ, विनीत कुमार जी ने पूछा सवाल। देखिए मिनरल्स वहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि ये चंद्रमा जो हमारा बना है इसमें धरती का काफ़ी हिस्सा है, और जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है पता लग रहा है कि बहुत कुछ मिनरल्स वहाँ मिलते हैं जो धरती पर हमारे हैं, कुछ स्पेशल हैं, जैसे टाइटेनियम वहाँ बताते हैं बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक स्पेशल हीलियम-3 करके है, उस पर हम आएंगे बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लग रही है और उसकी वजह से यहाँ रेस चालू हो गई है। 1972 के बाद में कोई नहीं गया वहाँ, उसके बाद में फिर अचानक सब लोग जाने लगे। ये आएगा, हम जब डिस्कस करेंगे। तो आपका सवाल का जवाब देते हुए विनीत कुमार जी, वो मिनरल्स जो यहाँ पर ज़्यादा हैं वो वहाँ मिलेंगे आपको। कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, आयरन है, हीलियम-3 है, तो तरह तरह के आपको मिनरल्स वहाँ पे मिलेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये जो मून सैंपल्स हमारे पास 1960s में आए थे, उसकी एनालिसिस हम उस टाइम पे उतनी ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे 60s में। अब नए नए इंस्ट्रूमेंट्स से उन्हीं रॉक्स की दोबारा एनालिसिस हो रही है और उसमें ये नए नए मिनरल्स अब निकलते चले आ रहे हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें। आई मीन अमेरिका ने अपोलो मिशंस में मून लैंडिंग किया है, उधर से सैंपल्स लेके आया है। उसी तरह सोवियत यूनियन उधर अनमैन्ड लैंडिंग, दैट इज़ रोबो व्हीकल्स उधर भेज के, रोबो मिशंस भेज के सैंपल रिटर्न मिशंस में सैंपल लेके आया है। वो सैंपल को हम कंपेयर करके देखने के समय लगभग वो कॉम्पोजिशन, लगभग धरती का क्रस्ट का कॉम्पोजिशन है ना, ऊपर वाला हिस्सा का, उसका बराबर बहुत दिख रहा है। सो इसलिए कोई लोग बोल रहा है धरती से काट के टूट के वो मून किसी टाइम में बनाया होगा करके एक थियरी है। उसको साबित करने के लिए ये एविडेंस यूज़ कर रहा है। अभी तक हम पूरा इतना नहीं बोल सकता है दैट पूरा क्या है। कुछ चीज़ हमको पता है, आगे रिसर्च में होएगा। चंद्रयान-2 का एक मिशन भी उधर क्या क्या मिनरल है मैप करना है। तो ये थी मिनरल से जुड़ा सवाल। विशाल सिंह हैं हमारे साथ, स्कूल स्टूडेंट हैं, वो भी सवाल करना चाहते हैं। विशाल सिंह। नमस्कार सर, मेरा नाम विशाल सिंह है और मेरा सवाल आपसे है सर, जो चंद्रयान-2 जा रहा है सर, उसमें 13 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें 12 इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया ने बनाए हैं और 1 इंस्ट्रूमेंट्स जो नासा का है, जो मिरर है सर, वो मिरर का क्या यूज हो सकता है सर चंद्रयान पे? एक एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग सवाल है। चांद में एक चंद्रयान-2 एक मिरर लेके जाएगा, उसको टेक्निकली बोलेगा लेसर रिफ्रैक्टरोमीटर मिरर है, एक मिरर है एक्चुअली, वो चांद में वो फिक्स हो जाएगा। सो उसका मतलब चांद में एक मिरर है, इसका मतलब धरती से आप लेज़र भेजा तो वो लेज़र वो मिरर में जाके वो वापस आएगा। इसका मतलब कितना टाइम ले रहा है वो कैलकुलेट करके हम उस समय चांद का डिस्टेंस क्या है आप एग्जैक्टली नाप सकता है। ओके, इस तरह से कंटिन्यूसली नाप के हम अभी तक अपोलो 14 मिशन भी इस तरह से, आई मीन अपोलो मिशन में 5 मिशन से इस तरह से मिरर लेके गया था, उधर फिक्स करके आया है। वो डेटा से हमको ये पता चल रहा है साल में, एक साल में एवरेज में अबाउट 3.5 सेंटीमीटर्स चांद का डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब पहला टाइम में वो चांद धरती के पास था, अभी वो बाहर चला गया, पास था, दूर दूर जा रहा है ना। चांद हमारा के पास था तो पहला समय में धरती का घूमने का टाइम है ना, वो बहुत जल्दी होगा। उसका मतलब एक समय था धरती में एक दिन में सिर्फ 10 घंटा ही था, अभी 24 घंटा हो गया ना एक दिन में। वो एक ज़माने में सिर्फ 10 घंटा में धरती अपने आप घूम रहा था, वो स्लो के अभी 24 आवर्स हो गया, और दूर दूर जा गया तो ये 24 आवर भी बढ़ा के 30 आवर्स, 4 दिन में भी 1 महीना
1 महीना में एक बार धरती घूमेगा, इस तरह से हो सकता है। बट बहुत दिन के बाद करोड़ों वर्ष के बाद ये एक चीज़ हमको पता चल रहा है। इसको क्या हमको मिल रहा है? आप न्यूटन का सिद्धांत आप सुना होगा ना, ग्रेविटेशनल सिद्धांत। ये ग्रेविटेशनल सिद्धांत कितना तक एब्सोल्युटली करेक्ट है? हम इनवर्स स्क्वायर लॉ करके स्कूल में कॉलेज में पढ़ा होगा ग्रेविटी का ऊपर, दैट वो इनवर्स स्क्वायर लॉ कितना दूर करेक्ट है, इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा। हम साबित कर सकता है, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जो सवाल हैं, कुछ और भी हमारे साथ कॉलेज स्टूडेंट हैं। ऋषभ जैन, आप पूछना चाहेंगे? Sir, my name is Rishabh Kumar and I am from Bihar. So my question is that, sir, if there is no atmosphere or climate on the moon, then how the formation of ice takes place? And someday earlier we found that NASA announced that moon can be the water factory, and wind map can help in its formation. Then how it can be? देखिए, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसके पीछे आपको थोड़ा ये समझना चाहिए कि ये पूरी तरह से सही नहीं है बात। हम इन सब बातों को इस दृष्टि से देखते हैं कि धरती पर क्या है। हमारे वायुमंडल की तुलना में वहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ बीच में आप स्पेस में भी जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स आप एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, यहाँ टकराते हैं आपस में। तो वातावरण बहुत कम है, ना के बराबर है, एकदम वैक्यूम नहीं है, लेकिन वातावरण बहुत कम है। और इसकी वजह से वहाँ और बहुत सी बातें हैं चंद्रमा पर कि वातावरण ना होने की वजह से क्या क्या बातें होती हैं। आपका आसमान काला दिखाई देना, हमको आसमान या नीला दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे पार्टिकल्स हैं, उसमें लाइट की स्कैटरिंग आपने देखा होगा, तो नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग की जो खासियत है वो ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, बाकी की एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वहाँ पर वो पार्टिकल्स हैं ही नहीं या ना के बराबर हैं, तो एकदम वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऑलमोस्ट ना के बराबर माना जाता है। तो क्लाइमेट कंडीशन जो हैं आपके बहुत कुछ इससे डिपेंड करती हैं कि आपके वातावरण में क्या क्या है। वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्लाइमेट वहाँ पर जब सूरज दिखाई देता है, जब दिन होता है वहाँ, तो टेम्परेचर 250 तक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे वातावरण में हम लकी हैं धरती पर कि हमारा वायुमंडल हमको प्रोटेक्ट किए हुआ है। जब सूरज की रोशनी हमारे पास तक आती है तो वो कई जगह से फिल्टर होकर के आती है, और होते होते कम होते हमको टेम्परेचर हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठंडा भी और गर्म भी। वहाँ पर ये ना होने की वजह से टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, वो 250 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। और जब ठंड में जाते हैं, रात में या शेड में, आप शेड में भी जाएंगे तो टेम्परेचर -150 -170 तक जाता है। ये वातावरण का असर वहाँ एटमॉस्फेयर की वजह से ही है। तो ऑलमोस्ट वैक्यूम कह सकते हैं कि वहाँ पर है, बहुत ही कम है वातावरण। आप देखेंगे कि हम अभी भी वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। जिज्ञासा ऐसी है हम लोगों की, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा इतनी है कि जो है वो है क्या। तो एटमॉस्फेयर के इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी जाते हैं वहाँ स्टडी करने के लिए कि है क्या वातावरण में, और स्टडी हो रही है, लेकिन आज के लेवल पे ना के बराबर है, और ये असर पड़ता है हमारे वातावरण का, क्लाइमेट। और हमारे साथ और जुड़ रही हैं इशिता सिंह। इशिता, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? सर, मेरा नाम है इशिता सिंह। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा जो 15 जुलाई को अभी चंद्रयान 2 जा रहा है भारत के द्वारा, उसमें एक सीस्मोग्राफ भी एक इंस्ट्रूमेंट जा रहा है, उसका क्या पर्पस हो सकता है, मतलब उसका क्या यूजेज है वहाँ पे? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सीस्मोग्राफ क्यों, क्या है करके पूछा तो एर्थक्वेक मेजर करने के लिए हम सबको पता है। सो एर्थक्वेक मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट मून में मैं हम लेके जा रहा हूँ। मून में मून क्वेक्स होता है, एर्थक्वेक के तरह मून क्वेक भी होता है, बट डिफरेंट है। अर्थ में एर्थक्वेक होता है बिकॉज अर्थ का सरफेस में क्रस्ट है ना, वो क्रस्ट ब्रेक्ड है। वो ब्रेक वाला क्रस्ट एक के ऊपर एक जा सकता है, एक के साइड में एक जा सकता है। इस तरह से समय में उधर अब भूकंप होता है अर्थ में। बट चांद में अभी तक हमारा नॉलेज ये है, चांद का इंटीरियर कूल हो रहा है, उसका मतलब बड़ा से वो छोटा होने जा रहा है। सो आप ग्रेप्स ले लो, ग्रेप्स को ड्राई करो, वो ग्रेप्स ड्राई होने के समय क्या होता है, ग्रेप का स्किन में रिंकल होता है ना, दैट इज़ ओल्ड पीपल का रिंकल होने के उस तरह से रिंकल होता है ना,
उसी तरह मून में भी श्रिंक होने के कारण मून में भी रिंकल दिख रहा है। वो श्रिंक होने के समय मून क्वेक्स होता है। सो वो मून क्वेक्स को अभी मेजर करने के लिए जा रहा है। मून का सरफेस में भी वो रिंकल के तरह स्ट्रक्चर्स नया नया फॉर्म हो रहा है। उसका मतलब अपोलो में फ़ोटो लिया ना, वो फ़ोटो और और का फ़ोटो को आप कंपेयर करने के समय नया रिंकल हमको दिख रहा है। सो ये और बेहतर में स्टडी करने के लिए नया रिंकल कब आ रहा है, कैसा आ रहा है, इसको नया पूरे तरीके से स्टडी करने के लिए ये सीस्मोग्राफ उधर लेके चंद्रयान 2 जा रहा है। चंद्रयान का सरफेस में ये लैंड होके मून को स्टडी करेगा। और हमारे साथ जुड़ रही हैं तान्या और नीलाक्षी। तान्या, क्या सवाल रहेगा आपका? मेरा नाम तान्या है। मेरे को 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला कि हम मून का सिर्फ एक सरफेस ही क्यों देख पाते हैं, एंड सेकंड कि अर्थ का एक मून है एंड बाकी प्लैनेट्स के भी दूसरे मून्स हैं, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है या फिर सारे डिफरेंट हैं? देखिए, अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है, दोनों सवाल अच्छे हैं। मून का आपने कहा एक ही हिस्सा दिखाई देता है, इसका बहुत सिंपल आंसर देने की कोशिश करता हूँ मैं। हमारे जितने हेवनली बॉडीज़ हैं वो सब चल रहे हैं, ये तो आपको मालूम है, घूम रहे हैं। धरती घूम रही है, परिक्रमा भी लगा रही है, चांद भी घूम रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, सूरज भी परिक्रमा लगा रहा है, घूम रहा है। तो चांद के बारे में ये हमारी धरती की परिक्रमा कर रहा है और ये खुद भी घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही परिक्रमा हो रही है। हुआ ऐसा है कि इसकी परिक्रमा का टाइम और इसके घूमने का टाइम दोनों एग्जैक्टली सेम है, 27.3 अर्थ डेज। अब देखिए, आप कल्पना करिए, जब ये घूमता भी जा रहा है और इधर भी जाता है, आप यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं, तो जो चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो घूमती चली जाएगी, परिक्रमा भी लगाती चलेगी, तो वही फेस सामने आता है। इसलिए आप उसका सिर्फ आधा हिस्सा देखते हैं, जिसको नियर साइड बोलते हैं। जो फार साइड होती है वहाँ भी वो सब कुछ है, थोड़ा डिफरेंस दोनों में, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है। और इसका हम लोग इसको टाइडल लॉकिंग भी बोलते हैं। जो हमारी जो टाइड्स वगैरह होती हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, लेकिन ये टाइडल लॉकिंग की वजह से एक टाइम वो भी आएगा कि धरती और चांद टाइडली दोनों लॉक्ड हो जाएंगे, तब आपको कुछ एक ही चीज़ दिखाई दिया करेगी, वही धरती वही चांद। तो आसान आंसर तो इसका ये है कि 27.3 दिन में ये घूम भी रहा है और परिक्रमा भी दे रहा है, इसलिए एक ही चीज़ आपको दिखाई देती है। टीवी वेंकटेश्वरन, ऐसे कई किस्से और कहानियां हैं, अभी जो हम सवाल पे आएंगे, लेकिन मेरी भी एक क्यूरियोसिटी है, एज अ बच्चा मैं भी एक बनना चाहती हूँ आज के दिन जी। कि चांद को हम कई बार चंदा मामा और कई नाम हैं ऐसे, और मैंने पढ़ा शायद 100 से ज़्यादा नाम हैं, तो ऐसे नाम क्यों रखे गए और चांद ही क्यों? और भी तो प्लैनेट हैं। बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो हमारे बच्चों को भी सिखाई जाती हैं, फिल्मों में भी हैं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं पूर के, पूर कहते हैं बूरे को, अपने नॉर्थ में एक खांड होती है। चंदा हमसे काफ़ी दूर था, अभी भी है। हम वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ उसको पास ले आए हैं। 3,84,000 किलोमीटर अब इतना ज़्यादा दूर नहीं है। 2.5 दिन में तो आप नॉर्मली पहुंच ही जाते हो, 8 घंटे 10 घंटे में भी पहुंच सकते हो, तो ये पास है। आज अगर वो गाना बनता तो आज वो गाना बनता शायद, चंदा मामा पास के, पुए पकाएं चास के, चास कहते हैं चाशनी को। अब ये है चंदा मामा की कहानी। ये कई कहानी हैं चंदा मामा की। एक कहानी जो मैं आपको बताता हूँ, आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में अमृत की खोज हो रही थी, बेसिकली अमृत चाहते थे, लेकिन समुद्र मंथन में बहुत सी चीज़ें निकल के आई। निकलते 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 लक्ष्मी जी निकल के आई। लक्ष्मी जी के बाद चांद आई। लक्ष्मी जी को हम बोलते हैं माता। आरती में आपने देखा होगा, लक्ष्मी माता की आरती करते हैं तो लक्ष्मी माता करते हैं, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तो माता, ये इसके बाद में भाई बहन हुए हैं। माता लक्ष्मी जी के बाद में चांद निकले हैं, तो माता का बहन मामा कहलाता है, तो इसलिए चंदा मामा कहा जाता है। और भी कई कहानियाँ, लेकिन ये कहानी सबसे मशहूर है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी के बाद चांद निकले, तो ये भाई बहन हैं। दूसरा ये भी कहते हैं कि धरती और चांद काफ़ी पास पास हैं, जैसे भाई बहन हुआ करते हैं। धरती को भी हम माता बोलते हैं,
तो धरती माता उनके भाई मामू के, ये चंदा मामा की कुछ कहानियाँ हैं। टीवी सर आप क्या कहना? एक्चुअली आप बहुत पुराना लैंग्वेज में देखा तो महीना का उस लैंग्वेज में नाम क्या है, वही नाम होगा चांद का नाम। फॉर एग्जांपल इंडिया में एक भाषा तमिल ले लेंगे, तमिल में तिंगल बोला तो उसका दो मीनिंग है, एक मीनिंग है मंथ, दूसरा मीनिंग है चांद। बहुत पुराना लैंग्वेज में यही होगा। इसका कारण ये है दैट पहले टाइम में चांदी हमको एक महीना का दिखने, आई मीन एक इंडिकेटर था। लाइक फॉर एग्जांपल एक दिन आप बोल रहा तो एक सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक एक दिन रख सकता है, नहीं तो एक सनसेट से एक सनसेट तक एक दिन रख सकता है। एक महीना आप कंप्यूट करना है तो कैसा करेगा? सो चांद का कला से ही अब करता था, पूर्णिमा से पूर्णिमा, नहीं तो अमावस्या से अमाया। सो इसलिए आप ऋग्वेद में देखा तो एक शब्द है चंद्रमा मासक क्रिया, इसका मतलब मंथ का क्रिएटर इज मून। ओके, सो इस तरह से बहुत कल्चर्स में, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड लैंग्वेजेस में आप देखा तो चांद और मंथ का नाम सेम ही। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बातें जो मुझे आज बहुत पता चली। नीलाक्षी आपकी क्या क्यूरियोसिटी है? सर मेरा नाम नीलाक्षी है। मेरा सवाल ये है कि हम जब यहाँ पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो चमकता हुआ सफ़ेद नज़र आता है, लेकिन सूर्य चंद्र ग्रहण के समय पर वो लाल क्यों नज़र आता है? अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इसलिए है कि पहले तो चंद्रमा आप देखते हो, सूरज की अपनी रोशनी है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चांद क्यों दिखाई देता है हमको? चांद पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसका परावर्तन, रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हम देखते हैं, इसलिए चांद की चांदनी दिखाई देती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चांद सिर्फ 12%, 12% लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी विषय में मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप अगर चांद से धरती को देखें तो ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देगी। जब आप चांद पर जाओगे, आप या आपके बच्चे या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, अभी तो हम आपको ले चल रहे हैं, जब आप चांद पर उतरेंगे और धरती अगर निकलती हुई दिखाई देगी तो इतनी चमकीली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हम जो हैं, हमारी धरती जो है करीब 35%, 32 से 35% लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। चांद अकेली करीब 12% रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये तो चांदनी हुई आपकी, इसलिए वो सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये उसकी खुद की लाइट नहीं। अब आपने बताया कि कभी कभी चंद्र ग्रहण पर या और भी कभी आप देखेंगे चांद आपको लाल दिखाई देता है। सूरज भी आपको डूबते वक्त लाल दिखाई देगा। आपने देखा होगा सूरज भी जब डूबता है तो वो जो कलाएँ बनती हैं आसमान में, बादलों में, वो लाल रंग, पीला रंग, ये सब दिखाई देता है। ये देखिए कलर जो हैं ये सब लाइट की डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। कलर कुछ नहीं, आपकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। तो हमको कोई चीज़ किस रंग की दिखाई देती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट की रेज़, कौन सी वेवलेंथ की रेज़ हमारे पास आ रही हैं, कौन सी नहीं आ पा रही हैं। तो जब चांद ग्रहण पड़ता है तो ये हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में हैं, जो कि स्कैटरिंग भी कर रहे हैं लाइट की और एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में कुछ कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ कलर हमको दिखाई देते हैं। जैसा मैंने बताया कि आसमान नीला दिखाई देता है, उसी हिसाब से जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इस तरह से जो परछाइयाँ पड़ती हैं कि वो कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिर्फ आपको लाल दिखाई देता है। सूरज जब नीचे आ जाता है धरती के पास तो बहुत से डस्ट पार्टिकल्स हमको दिखाई देने लगते हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग चालू हो जाती है, तो वो कलर आपको लाल दिखाई देने लगता है। ये डिफरेंट कलर्स दिखाई देने का है। विश्वजीत सिंह आपका सवाल है, आप पूछ सकते हैं। मैं विश्वजीत सिंह, मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा आप बोल रहे थे कि हमारा अगला जनरेशन शायद चांद पर जाए, तो क्या हमारे साइंटिस्ट इतने सक्षम हो गए हैं? जैसा कि आपने बताया कि 200 डिग्री टेम्परेचर दिन में चला जाता है, 150 डिग्री रात में चला जाता है, तो क्या वहाँ पे ह्यूमन का सर्वाइवल पॉसिबल है अगर वो जाता भी है वहाँ पे तो? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि हमारे अर्थ पे जो माउंट रेंजेस है वो शायद अर्थक्वेक के चलते ही ज़्यादातर हैं, क्या वहाँ पे जो भी बिग रॉक्स हैं वो भी वहाँ के अर्थक्वेक के चलते हैं या नहीं? आई मीन चांद में ह्यूमन बीइंग इतना टेम्परेचर वेरिएशन में कैसा रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सवाल है। बट चांद में ये टेम्परेचर एक्चुअली सनलाइट के कारण ही हो रहा है। सो आप सनलाइट को आप हटा दिया तो अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत आसान है, राइट। सो एक कलर्ड ग्लास या इस तरह से आप एक प्रोटेक्शन दे दिया तो आपका लिविंग स्पेस को, सनरेज को कम कर दिया तो देन अंदर का तापमान को आप कम
कंट्रोल कर सकता है। रात में टेम्परेचर आपको चाहिए तो एसी की तरह आप कोई हीटर की तरह आप चीज़ यूज़ करने के समय हम हीट कर सकता है, बट आप एक बबल के अंदर ही रहना होगा। बबल के बाहर प्रॉब्लम होगा, बट बबल के अंदर ही आप रहना होगा, नहीं तो सूट पहन के जाना होगा। चांद में बहुत ज़्यादा सरफेस फीचर्स अभी तक हमको दो ही चीज़ में होती है, सरफेस फीचर्स आप देखने के समय। एक है, मैं पहले ही बोल दिया, दैट चांद श्रिंक हो रहा है। सो ये श्रिंक के कारण रिंकल्स या मून केक्स होता है, वो मून केक्स में इधर उधर मटेरियल हिलता है, सो वो हिलने के कारण सरफेस में चेंजेस होता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चांद के ऊपर उल्का और व्हाट यू कॉल एज शूटिंग स्टार्स वो फॉल होना। फॉर एग्जांपल धरती में भी वो शूटिंग स्टार्स फॉल होता है, बट आप उसको बर्न होने का दिखता है आपको, है ना। कारण क्या है, धरती का एटमॉस्फेयर में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लगभग कितना होगा ना, इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 के बाद 19 जीरोस लगा दो, उतना पार्टिकल्स है। बट चांद में आप देखा तो 1 के बाद 6 जीरोस लगा दो, उतना ही पार्टिकल है। सो इसका मतलब वो उल्का उधर बर्न नहीं होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इंडिया अर्थ का एटमॉस्फेयर में वो बर्न होता है, उधर डायरेक्टली जाके गिरता है। तो वो गिरने के समय सपोज आप एक पत्थर लेके एक रेत में हम डाला तो वो रेत में क्या हो जाएगा, एक पंच मार्क आपको दिख रहा है ना, उसी तरह आपका मार्क चांद के ऊपर दिखेगा। एक नया उल्का उधर हो गया तो एक नया मार्क हो जाएगा। सो मून का सरफेस का फीचर्स लगभग हमारा आज का इंफॉर्मेशन से दो ही चीज़ में होता है, मून क्वेक्स, नहीं तो इस तरह से क्रेटर फॉर्मेशन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ स्पेस रॉक्स। रूही महाजन सवाल करना चाहेंगी। हाय, आई एम रूही। सर, आपने बोला था कि चंद्रयान जो है वो लॉन्च होने वाला है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि वो किस ऑर्बिट से लॉन्च होगा और मून पे जाके वो किस प्लेन में जाके लैंड होगा, डार्क या लाइट? चंद्रयान 2 आपका 15 जुलाई के आसपास लॉन्च करने की डेट है, आंध्र प्रदेश में। वहाँ से लॉन्च होते हैं हमारे। कोशिश हमारी ये रहती है, देखिए चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 में थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता दूं। चंद्रयान 1 जो 2008 में गया था, अक्टूबर 2008, उसमें बेसिकली आपका इम्पैक्टर था और ऑर्बिटर था। हम वहाँ गए थे, ऑर्बिट किया हमने और एक इम्पैक्ट किया था हमने उस पर। चंद्रयान 2 में हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा उसके ऊपर का है। हमारे चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर है और एक लैंडर है। हम वहाँ जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि हम वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे तो क्या क्या हमको तरीके अपनाने होंगे। और उसमें से फिर एक बग्गी निकलेगी, रोवर, और वो बग्गी जो है निकल के थोड़ा सैम्पलिंग करेगी। तो ये कोशिश हमारी, आपने सवाल पूछा, कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि हम ऐसी जगह पर लैंड करें जो कि थोड़ा सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए, तो या तो कोई बड़ा सा क्रेटर हो, ज़्यादा गहरा ना हो, समतल जगह मिल जाए, ऊबड़ खाबड़ ना मिले, ताकि हमारा जो लैंडर हो वो लड़खड़ा ना जाए। तो हमको ये स्टडी करनी पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हम कहाँ लैंड करेंगे। और हम ये कोशिश भी करते हैं कि वहाँ दिन के टाइम पे पहुँचें। कोशिश इसलिए भी होती है कि एक तो मॉनिटरिंग करने में भी आसानी होती है, वैसे तो रात में भी मॉनिटरिंग हो जाती है, लेकिन ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। लेकिन जब ह्यूमन लैंडिंग होगी तब हम कोशिश करेंगे कि जब हमारे मनुष्य बाहर निकल के आएंगे तो उनको एकदम झटका ना लगे। तो दिन का टाइम, जब दिन निकलता होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ना चालू होता है, उस टाइम पर लैंड कराने की कोशिश करते हैं। अभी तक का ये प्रैक्टिस रहा है। तो ऐसा समतल स्थान देखा जाएगा जहाँ पर कि ये वो सब डिसाइडेड है। मुझे अभी मालूम नहीं है कौन सा उन्होंने डिसाइड किया है, लेकिन ये पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए हमको करने। देखिए अभी हम चांद पर पहुंचने का बहुत सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, ये बात सही है, और इसीलिए इतनी चर्चा हो रही है। बहुत से एक्सपेरिमेंट हमको अभी भी करने पड़ रहे हैं। जैसा एटमॉस्फेयर के बारे में भी बहुत कुछ नहीं मालूम है और बहुत कुछ मालूम भी है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और इसीलिए ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अभी हम ह्यूमन को भेजने के लिए तैयार नहीं है। अभी 4 कंट्री ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं वैसे तो, अदर देन अपने अमेरिका, रशिया, पहले यूएसएसआर था, रशिया, चाइना बहुत एक्टिव है। लेकिन हिंदुस्तान का तो कमाल है, अगर मैं कह सकूं। हिंदुस्तान, पहली बात तो हमारा कॉस्ट बहुत कम आती है, बहुत कम आती है कॉस्ट।
दूसरा चंद्रयान 1, जो पहले हम कहते थे कि पानी नहीं है, चंद्रयान 1 पे जो इंस्ट्रूमेंट्स गए थे उन्होंने पहली बार इस बात को कंफर्म किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स की पॉसिबिलिटी नहीं, काफ़ी मात्रा में भी मिल सकते हैं। तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम को दुनिया भर के लोग बहुत नज़दीकी से फॉलो करना चाहते हैं और बहुत जागरूक हैं, बहुत जिज्ञासा किए हुए हैं। मैं इस क्वेश्चन में आंसर में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। चांद अपने आप घूम रहा है ना। सो हमारा चंद्रयान इसका पोलर ऑर्बिट में जाएगा। दैट इज, चांद इस तरह से घूम रहा है तो चंद्रयान इस तरह से घूमेगा उसके ऊपर, ऑर्बिटर। अभी तक ऑलमोस्ट सभी देशों ने इक्वेटोरियली घूम रहा है। पहली बार हमारा चैलेंज ये होगा, दैट पहली बार नहीं है, चंद्रयान 1 भी वही किया, दैट हम पोलर ऑर्बिट में चांद में जाएंगे। ओके, वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज विच हैव अटेम्प्टेड दैट, इंडिया जाएंगे। क्यों पोलर ऑर्बिट में जाना है? पोलर ऑर्बिट में इस तरह से जाने के समय, चांद इस तरह से घूमने के समय, चांद को सभी हिस्सा उसका कैमरा के अंडर आएगा। इसका मतलब है दैट चांद का पूरा आप पिक्चर ले सकता है। आप रिमोट सेंसिंग करना है तो पूरा रिमोट सेंसिंग कर सकता है। आप इक्वेटर में गया तो उसी रीजन, वो बेल्ट ही आपको दिखेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। दूसरा चीज़ है, अभी तक कोई भी मून लैंडिंग हुआ है एक्सेप्ट चाइना का फॉर लैंडिंग, नियर साइड में सभी मून लैंडिंग इक्वेटर के पास ही होगा। हमारा लैंडिंग होगा साउथ पोल के पास। क्यों साउथ पोल को चूज़ किया है? बिकॉज एक साइंटिफिक इसमें मान रहा है दैट साउथ पोल और नॉर्थ पोल के आसपास क्रेटस है, क्रेटस में कोई जगह है उधर सनलाइट ही नहीं आता है, कॉन्स्टेंटली शेड में ही होता है। सो उस जगह में पानी आइस के रूप में हो सकता है करके एक थियरी है। सो वो टेस्ट करने के लिए हम एक्चुअली साउथ पोल के आसपास लैंड हो रहा हूँ। सबसे बड़ा जो क्रेटर है चांद का, एटकिंस, साउथ एटकिंस के नाम से, वो 6.5 किलोमीटर गहरा है। तो वहाँ पर सूरज की एक किरण नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता। तो जैसा आपने बताया कि ऐसी जगह पर जाकर के जहाँ सूरज पहुँच नहीं पा रहा है, इतना टेम्परेचर लो होता है कि वाटर जो है आइस फॉर्म, एक पर्टिकुलर आइस फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसे क्रेटर्स वहाँ पे हैं और 2500 किलोमीटर उसका डायमीटर है। आप अंदाज लगाएं उसकी बड़ाई, इतने बड़े क्रेटर्स वगैरह हैं। तो जैसा राइटली बताया आपने कि ऐसी जगह पर कोशिश हो रही है जहाँ के जो थ्योरी वाटर के बारे में प्रूव हुई हैं और कंफर्म हो जाए। और कोई सवाल करना चाहेंगे? अपना नाम बताइए और अपनी क्यूरियोसिटी बताइए। Hello sir, I'm Khushbu. Sir, actually I wanted to ask that 2 instruments are already being asked. One is mirror and other is seismograph. What else major instruments are there which are in the Chandrayaan 2 and what are the conclusion we want to make out of it? चंद्रयान 2 में लगभग 13 इंस्ट्रूमेंट जा रहा है। सो उसमें एक मिरर है नासा का, वो उधर लगा के आ जाएगा। दूसरा है सीस्मोग्राफ, मून क्वेक से ऊपर रिसर्च करेगा। तीसरा है एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए। सो एक लगभग वेरी थिन एटमॉस्फेयर है मून के ऊपर, वो क्रिएट होता है एंड डिस्ट्रॉय भी होता है। धरती के तरह वो कांस्टेंट एटमॉस्फेयर नहीं है, क्रिएट होकर वो डिस्ट्रॉय होता ही जा रहा है। सो वो कांस्टेंट क्रिएशन क्यों हो रहा है, किधर से हो रहा है, वो हम स्टडी किया तो उसके अंदर चांद के अंदर क्या है वो हम नो कर सकता है। सो वो एक इंस्ट्रूमेंट है। देन रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। सो रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ मून का मिनरल्स क्या क्या है वो हम स्टडी कर सकता है। हाई पावर कैमरा है, सो मून का एग्जैक्ट पिक्चर्स हम ले सकता है। ये पिक्चर्स लेने में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ है, पहला पिक्चर से कंपेयर करने के समय क्या नया क्रिएट हुआ वो एक कर सकता है। दूसरा फ्यूचर लैंडिंग साइट्स उस तरह से हम करना है तो वो पिक्चर्स हमको वो एक्चुअली 3D टोमोग्राफ बोलेगा। उसका मतलब सिर्फ 2D पिक्चर नहीं होगा, आपको उसका हाइट क्या है वो भी उसे हम नाप सकता है। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स है। अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है दैट सन से आने वाला एक्सरे वगैरह रिफ्लेक्ट आके कैसा आ रहा है करके। सो इससे हम पता चल सकता है दैट सोलर विंड और मून का इंटरेक्शन क्या है। और कोई सवाल? आई वांट टू आस्क कि जिस तरह से चांद की वजह से अर्थ पे टाइड्स आते हैं, तो इसी तरह अर्थ भी हमारी इतनी बड़ी है तो वो भी कुछ असर तो मून पर डालती होगी।
तो वो क्या इफेक्ट होता है और वो कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है? वाह, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बिल्कुल 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 सही है। अकेला चांद क्यों हमारे पानी को खींचेगा? हर चीज़ एक दूसरे को खींच रही है। गुरुत्वाकर्षण पे एक अलग से बात की जा सकती है, इतना गहरा विषय है। दुनिया की, ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे को खींचे हुए है और इसीलिए हम टिके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, धरती भी चांद को अपनी तरफ खींच रही है और टाइड्स वहाँ भी आती हैं, लेकिन पानी नहीं है वहाँ, इसलिए वहाँ के ज्वार भाटे इतने महसूस नहीं किए जाते। लेकिन यहाँ पर भी जो टाइड्स आती हैं, हमारी धरती के जो पहाड़ हैं, जो सूखी ज़मीन है, वो भी खींचती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी खींच रहा है, हर पार्टिकल खींच रहा है, लेकिन क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कॉम्पैक्ट हैं, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो भी खींच रहे हैं। उसी तरह से धरती जब चंद्रमा को खींचती है अपनी तरफ, तो वहाँ पर भी खिंचाव आता है। और मेजरमेंट के वही तरीके हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोग्राफी लेकर के आप पता लगा सकते हैं कि इस वक्त ये पोजीशन थी, घटकर इतनी होगी, बढ़कर कितनी होगी। ये तो बहुत आसान तरीके हैं इसके, तो पता लग जाता है उससे। पर आपका सोचना बिल्कुल सही है कि टाइड्स वहाँ भी आती हैं, उसको टाइड बोलिए या क्या बोलिए, ज्वार भाटे नहीं है वो, लेकिन खिंचाव तो है ही। दो चीज़ ऐड कर देंगे, धरती में भी आप ब्रिज बनाने के समय, थोड़ा लंबा ब्रिज है तो, छोटा ब्रिज है तो उतना नहीं है, बट लंबा ब्रिज है तो लगभग फॉर एग्जांपल गैंजेस के ऊपर आप एक ब्रिज बन दिया, वो ब्रिज को भी चांद का खींचना होगा। सो इसलिए आप ब्रिज बनाने के समय ही उसके लिए आप स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन उस तरह से करेगा, सो ऊपर नीचे आने के समय भी वो ब्रिज ब्रेक नहीं होगा। ओके, सो एक चीज़ है। सो इसी तरह मून में कॉन्स्टेंटली होने के कारण आप मून का शेप देखा तो धरती का फेस करना साइड है ना, वो थोड़ा बड़ा है। सो उसका मतलब आप बोल सकते हैं उसका थोड़ा क्या बोलेंगे, पंच एक है, सो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है पीछे साइड के कंपेयर करने के समय। और कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है कि अर्थ का एक मून है और बाकी प्लैनेट्स के भी मून्स हैं, तो उनमें कोई डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर दोनों डिफरेंट है बिल्कुल? ठीक कहा आपने, कई मून्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, करीब 190 मून्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। 175 तो गिने जा चुके हैं और लगभग डेली, हर हफ्ते नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। मून देखिए है क्या, ये सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक दूसरे को खींच ले रहे हैं। जो अब मून कैसे बना वो दूसरी बात है, लेकिन जब बनने के बाद में वो धरती की तरफ खिंचा हुआ है। हमारे मरक्यूरी और वीनस, उनका कोई मून नहीं है और उसके कई कारण हैं क्यों है वो बता सकता हूँ अगर आपको जाना हो तो। अर्थ का एक मून है, मेरे पास लिखे हुए मार्स में 2 मून्स हैं, जुपिटर में 69 मून्स हैं, सैटर्न में 62, यूरेनस में 27, नेपच्यून में 14। इस तरह से 175 की तो गणना मेरे पास है। और हमारा जो चांद है सब चांदों में 5th लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा जो चांद है वो जुपिटर का है, उसका नाम है गैनमेड, और सबसे छोटा जो है वो डिमियोस, वो मार्स का है। तो इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में ही करीब 180, 185, 190 के करीब चांद हैं। अब क्या फ़र्क है इन दोनों में, जो आपने सवाल पूछा। देखिए, हर चीज़ ब्रह्मांड में किस तरह से जी रही है, किस तरह से रह रही है, किस तरह से स्थापित है, वहाँ बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है। हमारे चांद पर, हमारी धरती के चांद पर पहाड़ भी हैं और सबसे ऊंचा पहाड़ वहाँ एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग आधे तक है, इतने बड़े बड़े वहाँ पहाड़ भी हैं। कौन सा चांद कहाँ पर कितनी दूर पर है, जिस तरह से हमारे प्लेनेट अलग अलग हैं, उसी तरह से उनका मून भी डिपेंड, कितना सूरज से कितनी दूरी है, अलग अलग तरह के हैं। तो कई डिफरेंसेस हैं, इसलिए एक तरह से नहीं कहा जा सकता कि क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। और अभी रिसर्च भी नहीं हुई है। हम अपने चांद के बारे में जानते हैं, जुपिटर के चांद के बारे में कुछ जानते हैं, तो अलग अलग चांद अलग अलग तरह के हैं। डिपेंड करता है कि वो सूरज से कितना दूर हैं, ब्रह्मांड में कहाँ पर हैं, कितनी रफ्तार से घूम रहे हैं। उस हिसाब से कहीं अकेली गैसेस हैं, कहीं पर हमारी धरती की तरह से है। चांद हमारा धरती की तरह से इतना है कि क्योंकि वो चांद का, धरती का एक टुकड़ा है। बताते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती से एक दूसरा टुकड़ा कहिए या दूसरा
हेवनली बॉडी जिसको थिया नाम दिया गया है वो टकराए आपस में। ये आज की एक थ्योरी है जो आज एक्सेप्टेड है। और भी कई थ्योरी हैं चांद आया कैसे। तो वो जब टकराए तो थोड़ा सा हिस्सा उस थिया का, नहीं धरती का, और पूरा का पूरा थिया का मिलकर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो घूमने लगे धरती के। वो घूमते 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 इकट्ठे होते गए और हमारा चांद बन गया। तो इसमें धरती का हिस्सा काफ़ी है और थोड़ा सा उस थिया का है, इसलिए बहुत सी बातें धरती से मिलती हैं, बहुत सी बातें नहीं भी मिलती हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा थिया कहा गया है। दूसरे चांदों की उत्पत्ति ऐसा नहीं है। दूसरे की चांदों की उत्पत्ति ऐसी है कि वहाँ कुछ दूसरी बॉडी है, उसको घूमते घूमते किसी ने खींच लिया अपने पास। हमारे चांद के बारे में भी यही थ्योरी थी एक बार कि हमारा चांद कहीं दूसरी जगह था, धरती ने उसको खींच लिया, लेकिन उसमें काफ़ी प्रश्न हुए। अभी आज की एक्सेप्टेड थ्योरी तो यही है कि ये दो चीज़ों के टकराने से बना है, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन हो रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल बना करके साइंटिस्ट ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चांद के बारे में बहुत सी बातें नहीं मालूम है, बहुत से सरप्राइजेज हैं हमारे। और कोई सवाल करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि मून श्रिंक हो रहा है, तो उससे उसके कोर पे क्या असर होगा और उसके कोर वैसे है क्या? या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली मून का कोर लाइक धरती का कोर हॉट है ना, हॉट मोल्टन मेटल के बना हुआ है धरती का कोर, लाइक निकल आयन बहुत है। बट मून का कोर में इतना निकल आयन नहीं है, मेटालिक नहीं है, बट स्टिल उस पर बहुत हॉट है। सो लगभग फ्लूइड का स्टेट में है मून का कोर भी, वो कूल हो रहा है। बट धरती में उतना ज़्यादा कूल नहीं हो रहा है, बिकॉज धरती में अंडर दैट इज़ अंडरग्राउंड में आपको यूरेनियम रेडियम करके मटेरियल है, वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में हीट पैदा करता है। सो इसलिए कोर बहुत हॉट रहते ही रह रहा है। ओके, द रेट ऑफ कूलिंग धरती में बहुत कम है, मून में ज़्यादा है। सो कूलिंग बहुत ईजिली होता है। सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा फास्ट में कूल होने के कारण वो श्रिंक होके वो रिंकल आ रहा है। और कोई सवाल? मेरा नाम देवांश है और मेरा क्वेश्चन है कि सर मून की सरफेस पे वाटर मिला था, कुछ आइस की फॉर्म में मिला था, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और हीलियम 3 मिला था। तो इसका क्या रोल हो सकता है कि आगे की लाइफ एग्जिस्टेंस में से? अभी तक का जितना रिसर्च हुआ है तो ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पर कोई लाइफ मिली होगी। मार्स पर जैसे थोड़ी बहुत, अभी मंगल पर भी काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि हमारा दूसरा स्टॉप आई थिंक मंगल होगा। मंगलयान हमारे हिंदुस्तान का जा भी चुका है, वहाँ कुछ लाइफ के सोर्सेज मिले हैं। चांद पर अभी कोई ऐसी बात नहीं मिली कि ये कहा जा सकता था कि वहाँ पर लाइफ रही होगी। पर एक टाइम पे हम पानी के बारे में भी यही कहते थे कि चांद एकदम सूखा है, वहाँ पानी कभी हुआ ही नहीं। और आज क्या कह रहे हैं कि पानी वहाँ है और डिफरेंट फॉर्म में वाटर पर्याप्त मात्रा में भी मिल सकता है। और रिसर्च क्या आगे बताती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। आप में से कुछ साइंटिस्ट निकलेंगे, कुछ अच्छी रिसर्च करेंगे और नई नई बातें पता लगेंगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात पता नहीं चली है वैज्ञानिकों को जिससे ये कहा जा सके कि वहाँ लाइफ रही होगी। और आप कर चुके हैं एक पहला जो आप कर मेरा नाम प्रदीप्ता है। एक्चुअली आपने अभी बोला था कि मून पे जो होता है वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस होता है। मेरे को ये पूछना है कि मून का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ से कम होता है, तो उस इतने कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 100 डिग्री सेल्सियस से वो घट के 50 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए, 250 ना हो के? मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कहा कि 250 हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि पानी, मैंने आपको ये अंदाज़ लगाने की कोशिश की थी कि गर्मी क्या होती है, गर्मी कितनी। यहाँ पानी 100 डिग्री पे उबल जाता है, वहाँ 250 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है। ये मैंने नहीं बोला था कि पानी वहाँ 250 डिग्री पर उबलता है, ये नहीं बोला था। ये कहा था कि वहाँ 250 डिग्री तक गर्मी पहुँच जाती है सूरज के हिस्से में, जहाँ जहाँ सूरज होता है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं नहीं कहा था। पर आपका प्रश्न फिर भी विज्ञान की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। बॉइलिंग होता क्या है? बॉइलिंग सीधा सीधा ये भी है ना कि आपको जब एनर्जी दे रहे हैं आप पानी को, तो एक ये भी फैक्टर है कि उस पर प्रेशर कितना है, जहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर में। तो हमारी धरती पर जहाँ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर आपका 100 डिग्री है। अब आप इमेजिन करें कि अगर ऊपर से प्रेशर आप कम करते चले जाएं,
धरती पर ही अगर आप प्रेशर वैक्यूम क्रिएट करते चले जाएं तो बॉइलिंग जल्दी होना चालू हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपने पढ़ा होगा अपने जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं। तो वहाँ पर पानी अलग टेम्परेचर पर बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर डिफरेंट है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था, उसको करेक्शन ज़रूरी है ताकि आप ठीक समाचार लेके जाएं कि 250 पे बॉयल होता, ये नहीं था। वहाँ 250 तक टेम्परेचर जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो क्यूरियोसिटी है आपकी, वो हमारे जो 2 खास मेहमान हैं उनसे जो सवाल थे आपके पूरे हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, टीवी वेंकटेश्वर आपका, डॉक्टर रमेश ईशू आपका भी, और आप सभी मेहमानों का जो अपने बिज़ी शेड्यूल से हमें समय दिया। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।